स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये इटली है, इटली का मैप दिखाई दे रहा है। लेकिन इटली का मैप ऐसा नहीं था, इटली का मैप इस तरीके से था। ये देखिए कि इटली जो है ये इतने सारे भागों में बटा हुआ है। ये एक पर एक किंग का रूल है, ये पैपल स्टेट पर दूसरे किंग का रूल है, टस्कैनी, मोडेना, परमा, लोम्बार्डी, ये वेनेशिया और ये यहाँ पे सरडिनिया लिखा हुआ है। तो ये इतने सारे भागों में ये इटली बटा हुआ था। आज आप इटली का मैप देखिएगा तो वो ऐसा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इतने सारे भागों में बटा हुआ था। अब ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, ये फीलिंग फ्रांस से निकल करके जो यूरोप में पूरा चारों तरफ फैल रही थी, अब ये फीलिंग इटली में आ चुकी थी। अब इटली में जब ये फीलिंग आई नेशनलिज्म की, तो फिर इटली भी पूरा यूनाइट होने का डिमांड करने लगा। इटली के जो लोग थे एक जैसा कल्चर के आधार पर यूनाइट होने का प्रयास कर रहे थे कि हमारा भी इटली पूरा एक नेशन बन जाएगा, एक नेशन स्टेट बन जाएगा। अब ये जो इटली है इस पे इतने सारे राजाओं का कब्जा है, लेकिन ये सारे इटली का जो कल्चर है वो एक जैसा है, ठीक है। तो इसमें कॉमन कल्चर है, कॉमन बिलीव्स हैं, और ये सारे लोग एक एथनिसिटी के थे, लेकिन अलग अलग रूलर्स का इनके ऊपर रूल था। अब नेशनलिज्म पहुंचने के बाद ये लोग आपस में मिल करके सारा यूनाइट होना चाहते थे, सब एक होना चाहते थे। कैसे हमारा देश अलग अलग प्रोविंसेस में बटा है लेकिन एक आज नेशन है, उसी तरीके से ये लोग एक नेशन बनना चाहते थे कि पूरा इटली एक हो जाए और पूरे इटली का एक राजा हो, पूरे इटली का एक पार्लियामेंट हो, पूरे इटली का एक कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे इटली का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। और इसके लिए इन लोगों ने प्रयास किया। लेकिन दुख इस बात का था कि ये पूरा इटली जो था, ये जो इतने भागों में बटा हुआ है, सिर्फ ये जो सरडिनिया दिखाई दे रहा है लिखा हुआ आपको, सेवोय सरडिनिया, सिर्फ यही जो था, यही जो इटली के प्रिंसेस के कब्जे में था, सिर्फ ये वाला। बाकी ये सारा इतना जो आपको दिखाई दे रहा है ये दूसरे कंट्रीज़ के कब्जे में था। ये सिर्फ इटली के कब्जे में था, इटली के जो प्रिंसेस थे उनके कब्जे में था। और ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला जो था ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, ये वाला पोप के कब्जे में था, और ये वाला स्पेन के कब्जे में था। तो आपको 1 2 ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो इटली पर 4 लोगों का कब्जा था और ये 7-8 भागों में बटा हुआ था इटली, ठीक है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर को और समझते हैं। इस टॉपिक का नाम है इटली यूनिफाइड। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जैसे जर्मनी अलग अलग भागों में बटा हुआ था छोटे छोटे स्टेट्स में, उसी तरीके से इटली में भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था, वो भी छोटे छोटे रूलर्स में, छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। इटालियंस वेयर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। इटली जो था वो एक एरिया का नाम था, लेकिन इटली कोई कंट्री का नाम नहीं था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जर्मनी के केस में था। जर्मनी कोई एरिया का नाम था, कोई कंट्री का नाम नहीं था, ठीक है। और इटली उसी तरीके से स्कैटर्ड था, मतलब अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग स्टेट्स थे और उस पर अलग अलग लोगों का रूल था। और हैब्सबर्ग एम्पायर का भी यही हाल था। ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो था ये ऑस्ट्रिया पर रूल करता था, इसका भी वही हाल था, ये भी अलग अलग एरियाज़ पर रूल किया करता था। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। 19th सेंचुरी के मिडिल में इटली 7 भागों में बटा हुआ था, जो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया। ऑफ विच ओनली 1 सरडिनिया पिडमॉन्ट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउसेस। जो मैंने अभी आपको दिखाया कि सिर्फ सरडिनिया पिडमॉन्ट था, उसी पर इटली का कब्जा था। जैसे ये वाला जो मैंने दिखाया है, ये जो 1 नंबर में मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो 1 दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसी पर इटली के प्रिंसेस का कब्जा था, बाकी ये सारा इटली दूसरे के कब्जे में जा चुका था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स, द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप एंड द साउदर्न रीजन वेयर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बार्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है 2 नंबर जो मैंने लिख कर रखा है, ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के कब्जे में था। ये जो 3 नंबर दिखाई दे रहा है ये पोप के कब्जे में था, और ये जो 4 नंबर दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है, ये जो था स्पेन के कब्जे में था। तो इस तरीके से जो इटली है वो 4 लोगों का कब्जा था और वो 7-8 भागों में बटा हुआ था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड 1 कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। और ये भी था कि इटली जो इतना बड़ा जो आपको ये दिखाई दे रहा है मैप, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे में इटली भाषा के अलग अलग वेरिएशंस थे। कैसे आप बिहार में देखिएगा हम लोगों के यहाँ तो बिहारी लैंग्वेज है,
तो कहीं पर भोजपुरी बोली जाती है, और आप फिर कहीं चले जाइए बिहार के अंदर में ही तो मगही बोली जाती है, फिर मैथिली बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है, वज्जिका बोली जाती है। तो ये बिहारी लैंग्वेज ही है, लेकिन इसमें भी स्लाइड बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। तो उसी तरीके से इटली में भी था। ये इटली अलग अलग जो एरिया था, ये पूरे में इटली बोली जाती थी, लेकिन सारे इटली के टोन्स में और उसमें वेरिएशंस था। 1830s Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। 1830s में ही, ये 1830s याद रखिए, ये वो समय था जब फ्रांस में दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी। 1815 में तो नेपोलियन को हरा दिया गया था, तो एब्सोल्यूट मोनार्की आ गई थी, और 1830 में दोबारा रिवोल्ट हुआ तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी। तो ये उसी की आग इटली भी पहुंची थी। तो उस समय जो थे जियोसिपी मजीनी थे, उन्होंने एक इटली को यूनाइट करने का, एक रिपब्लिक बनाने का एक प्रयास तो उस समय किया था, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड ए सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिससेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। और उन्होंने एक सेक्रेट सोसाइटी, एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था यंग इटली, ठीक है, ताकि इटली को यूनिफाई करने के लिए, पूरा इटली जो अलग अलग राजाओं के कब्जे में था उसको एक करने के लिए उन्होंने एक संगठन भी बनाया था। द फेल्यूर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन दैट द मैंटल नाउ फेल ऑन सर्डिनिया पिडमॉन्ट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल II टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वार, ठीक है। तो 1831 में भी इटली को कोशिश किया गया था यूनिफाई करने का, लेकिन वो फेल हो गया था, ये रेवोल्यूशन फेल हो गया था। फिर 1848 में दोबारा रेवोल्यूशन किया गया था, ये भी फेल हो गया था। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये डेट 1831 1848। 1831 में भी फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था, तो दोबारा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी। 1848 में फिर रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, तो दोबारा वहाँ रिपब्लिक आई थी। तो जब जब फ्रांस में रेवोल्यूशन होता था तो पूरे यूरोप में भी उसकी आग फैल जाती थी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, कि 1831 में भी इटली में रेवोल्यूशन हुआ, फेल हो गया, 1848 में भी फेल हो गया। तो अब जो इटली था, इटली के सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर ही इटली के राजा का कब्जा था, और वो जो इटली के राजा थे उनका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल II, ठीक है, जिनका सर्डिनिया पिडमॉन्ट पर इनका कब्जा था। ये जो 1 नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा है सर्डिनिया, इसी पे राजा का विक्टर इमैनुअल II का कब्जा था, बाकी इस पर नहीं था। तो अब सारी जिम्मेदारी आ गई थी राजा के ऊपर में, क्योंकि जनता तो रिवोल्ट कर चुकी थी, जनता रिवोल्ट करती थी, लेकिन उसका 1830 में भी फेल हो गया रेवोल्यूशन, और 1848 में भी रेवोल्यूशन फेल हो गया। तो अब जो ये सर्डिनिया के राजा थे जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल II, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती थी। In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। और ये बात भी था कि अगर पूरा इटली यूनिफाई हो जाएगा, जो 7-8 भागों में बटा हुआ है, तो इटली का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ऐसे 7-8 भाग में बटा हुआ है, तो 7-8 भागों में अलग अलग करेंसी चल रही है, 7 करेंसी 8 करेंसी चल रही है, 7-8 पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। अगर ट्रेडर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बीच में 7 स्टेट्स आएंगे, तो 7 जगह पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके से उस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ उस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इटली का यूनिफिकेशन करना जरूरी हो गया था। चीफ मिनिस्टर कावूर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर ए रेवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। देखिए, इटली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था जिस पर कि इटली के राजा का कब्जा था, और वो था सर्डिनिया पिडमॉन्ट। और सर्डिनिया पिडमॉन्ट के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था कावूर। ये सारा श्रेय कावूर को जाता है। आप लोग जैसे पढ़े थे पिछले वीडियो में, जर्मनी में जो सबसे ताकतवर प्रोविंस था प्रशिया, और प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क, उनका सारा योगदान था जर्मनी को यूनिफिकेशन करने में। तो उसी तरीके से सर्डिनिया पिडमॉन्ट के जो चीफ मिनिस्टर थे कावूर साहब थे, इनका सारा योगदान था पूरा इटली को। कावूर साहब जो थे ये कोई रेवोल्यूशनरी भी नहीं थे और ये कोई डेमोक्रेट भी नहीं थे। मतलब ये इटली में डेमोक्रेसी भी नहीं चाहते थे और कोई रेवोल्यूशन भी नहीं लाना चाहते थे, लेकिन ये इटली को यूनिफाई करना चाहते थे, बिल्कुल ऑटोमन बिस्मार्क की तरह जो जर्मनी को करना चाहता था। Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than did Italian। और यहाँ लिखा हुआ है कि कावूर साहब जो थे इटालियन लैंग्वेज जो थी, इस लैंग्वेज से काफ़ी बेहतर वो फ्रेंच भाषा में बात किया करते थे। और ये पूरे इटली का हाल था। इटली में जो ज़्यादा पढ़े लिखे, जो ज़्यादा एलाइट लोग थे, ज़्यादा अमीर लोग थे, वो इटालियन में बात करने से ज़्यादा अपने आप को फ़ख्र महसूस करते थे फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने में। हमारे यहाँ कैसे है, इंग्लिश में बात करना ज़्यादा प्राइड माना जाता है, व्याप्ति की हिंदी में, उसी तरीके से
आगे देखते हैं। थ्रो ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कावूर, सर्डिनिया पीडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। सर्डिनिया पीडमोंट के जो चीफ मिनिस्टर थे कावूर साहब, ये कावूर साहब फ्रांस के साथ में इन्होंने एक अलायंस किया और फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस और सर्डिनिया पीडमोंट दोनों ने मिल करके एक साथ ऑस्ट्रियन फोर्सेस पर अटैक कर दिया। ठीक है, ये घटना थी 1859 की और इसमें ऑस्ट्रियन फोर्सेस डिफीट हो गया, ये लोग हार गए और इसी के साथ इटली का वह हिस्सा जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था वो इटली से छूट गया और वो सर्डिनिया पीडमोंट के कब्जे में आ गया। आइए हम लोग इसे मैप में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये वाइट रंग का जो दिख रहा है ये फ्रांस है और ये सर्डिनिया पीडमोंट है जो इटली के राजा के पास सिर्फ यही हिस्सा जो था उनके कब्जे में था और ये वाला जो हिस्सा था ये जो दिख रहा है ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। तो ये फ्रांस और ये सर्डिनिया, इन दोनों ने मिल करके इस पर अटैक किया और ऑस्ट्रियन फोर्सेस हार गई और ये पूरा एरिया सर्डिनिया पीडमोंट के कब्जे में आ गया था। और ऑस्ट्रिया के हार के साथ ही ये पूरा जो एरिया है ये कावूर साहब के अंडर में चला जाता है, यानी सर्डिनिया पीडमोंट के कब्जे में चला जाता है। अब दो हिस्से बचे हुए थे कब्जा करने के लिए, एक था ये पैपल स्टेट और ये जो था किंगडम ऑफ सिलीज। तो ये जो था ये स्पेन के कब्जे में था और ये वाला जो था ये पोप के कब्जे में था। ये सब जो कुछ भी यूनिफिकेशन हो रहा था इसमें भले ही इटली के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजाओं का कब्जा था, लेकिन वहाँ की जनता एक होना चाहती थी। इसलिए जब सर्डिनिया ने इस ऑस्ट्रिया पर यहाँ पर अटैक किया तो इस एरिया की जो जनता थी उन लोगों ने सर्डिनिया को ही सपोर्ट किया, ना कि वो ऑस्ट्रिया को उन लोगों ने सपोर्ट किया है। ये वाले हिस्से पर भी जो लोग रहते थे वो भी इटालियन यूनिफिकेशन चाहते थे और सर्डिनिया पीडमोंट को सपोर्ट करते थे। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है पैपल स्टेट, यहाँ पर एक नेता थे, उनका नाम था जियोसिपी गैरीबेल्डी। उन्होंने बहुत सारे वॉलंटियर्स की एक सेना बनाई। जब काबूर की सेना ने ये ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद जब ये सेना आगे बढ़ी, ये पैपल स्टेट पहुंची, तो पैपल स्टेट को वहाँ पर गैरीबेल्डी, जियोसिपी गैरीबेल्डी का सपोर्ट मिला। जियोसिपी गैरीबेल्डी यहाँ बहुत सारे वॉलंटियर्स के साथ में रिवोल्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से काबूर की जो सेना थी और यहाँ पर गैरीबेल्डी की जो सेना थी ये दोनों मिल करके एक हो गई और दोनों मिल करके इन लोगों ने ये वाले हिस्से पर कब्जा किया। ये वाला जो हिस्सा था वो स्पेन के कब्जे में था, जिसे किंगडम ऑफ बोथ सिलीज बोला जाता है। और इस तरीके से पूरा का पूरा इटली जो था यूनिफाई हो गया। ठीक है, और अब आज के डेट में इटली जो है वो ऐसा दिखाई देता है, ये देखिए। ठीक है, जिसे बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जियोसिपी गैरीबेल्डी ज्वाइन द फ्रे। ये बोल रहा है कि सर्डिनिया पीडमोंट की जो सेना थी, यानी काबूर की जो सेना थी, जो ट्रूप्स था वो तो अटैक कर ही रहा था, लेकिन उनके साथ में जियोसिपी गैरीबेल्डी की भी एक बहुत बड़ी वॉलंटियर्स की फौज थी जिनके पास हथियार थे। मतलब ये सशस्त्र फौज थी गैरीबेल्डी की भी। ये लोग और सर्डिनिया पीडमोंट की जो सेना थी ये दोनों मिलकर के एक हो गई। इन 1860 दे मार्च इनटू द साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिलीज। और ये दोनों मिलकर के जो किंगडम ऑफ टू सिलीज है जिस पर स्पेन का कंट्रोल था, ये मार्च करती हुई वहाँ चली गई एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। और जब ये जो सेना थी वहाँ पर पहुँची किंगडम ऑफ टू सिलीज में, जो स्पेन के कंट्रोल में था, वो मैप में जो सबसे नीचे में है, ठीक है, तब वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे उनका सपोर्ट मिला। और लोकल पीजेंट्स यानी वहाँ की जो पब्लिक थी उनके सपोर्ट से और आर्मी के सपोर्ट से जो स्पेनिश रूलर थे उनको खदेड़ने में लोग सक्सेसफुल हो गए। जब इटली पूरा नीचे से ऊपर तक यूनिफाई हो गया, ये 7-8 भाग में जो बटा हुआ था अब वो एक भाग हो चुका था। एक भाग होने के बाद क्या हुआ, जो राजा थे पीडमोंट सर्डिनिया के, उनका नाम था विक्टर इमैनुएल II। तो 1861 में जो विक्टर इमैनुएल II थे इनको पूरा यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। However, much of the Italian population among whom rates of illiteracy were very high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। उस ज़माने में जो इटालियन पॉपुलेशन थी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो संख्या थी उनमें इलिटरेसी थी, मतलब वो अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते वो उन लोगों को लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की अधिक जानकारी नहीं थी और इसके बारे में वो लोग बिल्कुल अनभिज्ञ थे। द पीजेंट मासेज हु हैड सपोर्टेड गैरीबेल्डी इन साउदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव्ड दैट ला टैलिया वाज विक्टर
इमैनुअल्स वाइफ। जब काबूल की सेना और गैरिबाल्डी की सेना दोनों मिलकर के एक हो गई और एक होकर के इन लोगों ने साउदर्न इटली के ऊपर में जब अटैक किया, तो साउदर्न इटली के जो पीजेंट्स थे और पब्लिक थी, उन लोगों ने सपोर्ट किया था गैरिबाल्डी का और काबूल की सेना का। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर एक ये आश्चर्य की थी कि वो लोगों ने सपोर्ट तो किया था, लेकिन इन लोगों को इटालिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इन लोगों ने सुना ही नहीं था कि इटालिया क्या होता है, और ये लोग तो ये समझते थे कि सर्डिनिया पिडमोंट के जो राजा हैं, जिनका नाम है विक्टर इमैनुअल, इनकी जो वाइफ हैं, इनका नाम था ला इटालिया। ठीक है, तो ये एक विडंबना थी।